नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चुनाव पर चिंतन, बीजेपी का मंथन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी और इस बैठक की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की ये बैठक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों पर केंद्रित होगी। साथ ही इस बैठक में किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। इस बैठक में अन्य मौजूदा मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के मद्देनजर ये बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से होगी। इस बैठक में कुछ नेता मौजूद रहेंगे जबकि कुछ वर्चुअल तौर पर हिस्सा लेंगे। करीब 124 सदस्य दिल्ली में बैठक स्थल पर मौजूद होंगे और वहीं राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वर्चुअली तरीके से हिस्सा लेंगे। बैठक स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जहां प्रदर्शनी लगाई जा रही है, वहीं कोविड मैनेजमेंट, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन और ग्लोबल मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें सम्मानित करने की भी योजना बनाई गई है। इस बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण जैसे कई बीजेपी के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेता और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। कोविड महामारी के बाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली ऑफलाइन बैठक होगी। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब यहां विधानसभा चुनावों की तैयारी पर भी खास चर्चा होगी और मंथन होगा। सिंह ने बताया कि कोविड-19 से जिन नेताओं और लोगों को असमय मौत हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य समिति में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें आत्मनिर्भर भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के संकल्प, गरीब कल्याण योजनाओं से आम गरीब को मिल रही मदद, महिलाओं के बैंक खातों में पैसों का ट्रांसफर सहित समाज के सभी वर्गों के लिए किए गए कार्यों का जिक्र होगा। प्रदर्शनी में कोविड काल के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाए गए सेवा ही संगठन अभियान को विशेष रूप से रेखांकित भी किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान में 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार किए जाने पर भी जिक्र होगा। तो बीजेपी आज मंथन करने जा रही है। ये बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। 10 बजे का समय था और कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और इसी के साथ सीके ठाकुर जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। आलोक वत्स जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। कार्यकारिणी की बैठक आज होने जा रही है, कार्य समिति की ये बैठक, काफी अहम मंथन इसमें होगा। क्या अभी उपचुनावों में जिस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, हार का सामना करना पड़ा है, क्या वही मंथन उस पर होगा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए? ये बैठक बहुत अहम है, आपने ठीक कहा है मुस्कान जी। और इसमें निश्चित तौर पर सभी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी मंथन होगा और कहाँ हमारी कमजोरियां हैं उसको भी कसने की तैयारी होगी। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे दूसरे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके नेतृत्व में जिस तरीके का अभूतपूर्व कार्य किया गया है विभिन्न फ्रंटों पर, तो हमें कहीं कोई संशय नहीं है कि जहां भी चुनाव होगा वहां प्रचंड बहुमत से वापसी करेंगे। लेकिन फिर भी चुनाव के पहले आदमी को अपनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है, ढीले पेच कसने पड़ते हैं, उस सब की समीक्षा होगी और उस पर कार्य होगा। ठीक है, सीके ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करने जा रही है और इसी के लिए आज मंथन कार्यकारिणी समिति में होगा। जी नमस्ते मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, होनी भी चाहिए, लोग आपस में निर्णय लेते हैं, लेकिन जनता ने जवाब दिया। अभी इस उपचुनाव में जनता ने जवाब दिया कि आप जो महंगाई, बेरोजगारी और
पराकाष्ठा पे इसको बढ़ा दिए हैं आपने। इसके लिए उन्होंने ये तोहफा दिया कि आप किस ढंग से राजनीति कर रहे हो, किस ढंग से देश को रसातल में ले जा रहे हो। तो ये उपचुनाव में दिया, उसी का परिणाम था कि 10 रुपया डीजल और पेट्रोल का दाम उन्होंने घटाने का काम किया। और अभी जो चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उन राज्यों में अभी देखा होगा उनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि नहीं, महंगाई तो काफी हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम घटना चाहिए, जो भी है उसने स्वीकार किया। तो अब हो सकता है उस बेचारे को इस कार्य समिति में कहीं निर्णय न लेके इसको भी जल्दी से हटा दो। तो कहने का मतलब है कि स्वीकार हर पब्लिक कर रही है, उनके लोग कर रहे हैं। तो इसका जवाब इस चुनाव में मिलेगा इनको, इन राज्यों में जवाब देगी जनता कि किस ढंग से आपने महंगाई और बेरोजगारी को चरम पर किया है, पेट्रोल का दाम इसको आपने बढ़ाया है। मतलब हर सिस्टम में ये फेल्योर है सरकार। अभी सरकार को हटाना है तो 2024 में आएगा, वो अलग बात है, लेकिन राज्यों के जवाब मिलेंगे, राज्यों से इनको जवाब मिलेगा। तैयारी है सीके ठाकुर जी? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, अपना चुनाव रणनीति बना रही है, अपना चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं लोगों को। ये जो सरकार है, जनता सतर्क हो भी रही है ठाकुर साहब, ये जरा ध्यान रखिएगा इस बात का कि जनता अब सतर्क हो भी रही है। चाहे उपचुनावों से डर की बात हो, बीजेपी ने कहीं ना कहीं पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम तो की। कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या हो रहा है? क्या आपको जनता जवाब नहीं देगी क्या? नहीं देगी। हम लोग उसको देख रहे हैं कि उन्होंने जो घटाया है। और हमारा, चूंकि आपने देखा होगा कि हर राज्यों पे महाराष्ट्र का लगभग 30,000 करोड़ से ऊपर रुपया बाकी है, झारखंड का पैसा बाकी है, ये सब पैसा दे नहीं रही है केंद्र सरकार। तो कैसे मेंटेन किया जाए, सब बातचीत चल रही है। हम लोग ही वहां से घटाएंगे इस रेट को, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी बातचीत जारी है, सब लोग फाइल चेक कर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, करेंगे वो। ठीक है, जब समय था ना ठाकुर साहब, जब बीजेपी नहीं घटा रही थी तब बीजेपी से सवाल था, लेकिन कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी अगर घटाती है एक्साइज ड्यूटी तो जो कांग्रेस है वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अभी तक कई बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और वैट भी कम कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी भी एक भी बात सामने नहीं आई है, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर किया हो। वत्स साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। जी देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत पुराने समय से अंतर रहा है। हमारे यहाँ इस तरीके की बात नहीं। अगर हमने किया है तो हमारे राज्यों ने भी वैट कम किया है और पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे आए हैं। कांग्रेस जो बार बार चिल्ला रही थी कि ये कम करेंगे तो हम भी कम कर देंगे, कम करना चाहिए, ये क्यों नहीं कम कर रही है? क्या मंथन कर रही है? क्या देख रही है? इसका जवाब जनता इनसे नहीं लेगी कि जब बीजेपी शासित राज्यों ने कम कर दिया तो आपने क्यों नहीं कम किया। और इनके पास मुद्दे क्या हैं? इनके पास घोटालों के अलावा कोई मुद्दा है क्या? अगर मैं घोटालों की फेहरिस्त गिनाऊं तो ठाकुर जी शायद विचलित हो जाएंगे। 2G, बोफोर्स, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, स्कॉर्पियन सबमरीन स्कैम, महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, INX मीडिया केस स्कैम, और इनके जितने बड़े नेता हैं वो सब तो बेल पे हैं। तो ये क्या बात करेंगे? किस मुंह से जाएंगे जनता के पास? ये झाड़ू लगाने से और दलितों के साथ भोजन करने से वोट मिल जाएगा? ये सब नाटक पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और जानता है। क्या माननीय प्रियंका जी अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं? मैनेजमेंट को कोविड मैनेजमेंट करार देना भी नाटक है ना वत्स साहब, और ये भी जनता देख रही है। जनता मुझे देर सवेर मुस्कान जी, हमने 107 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया। देर सवेर ना सही, एकाएक इस विपदा के लिए हम तैयार नहीं थे। ये विपदा बोल के नहीं आई, ये एकाएक हमारे ऊपर प्रहार कर गई। कोई भी आदमी ऐसे अगर बाढ़ एकाएक आ जाए तो आप उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन हमने उसको झेला। और आज हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि विश्व में कहीं भी इस तरीके इतने लोगों को एक साथ टीकाकरण नहीं हुआ है। हमने देश को सुरक्षित किया, लोगों को सुरक्षित किया, उनके स्वास्थ्य की चिंता की। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। इसका जवाब ठाकुर साहब से लेना चाहूंगी मैं। ठाकुर साहब, वत्स साहब कह रहे हैं कि हमने कोविड का मैनेजमेंट किया है, मिसमैनेजमेंट नहीं है। और अगर हम इस आपदा से पहले से वंचित नहीं थे, हमें नहीं पता था कि आपदा आएगी, और इसी वजह से हमने जो किया वो बहुत अच्छा किया। खुद को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। नहीं, कोरोना की महामारी में आपदा पहले से ही WHO ने दिया, हमारे विपक्ष के नेता ने भी, आपको मालूम होगा, सबसे पहले राहुल गांधी ने आगाह किया था
कि देश कहीं गलत स्थिति में न चला जाए, इसको ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी भीड़ भाड़ जुटाने लगे चुनाव के माध्यम से। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा 107 करोड़ जनता को हमने वैक्सीनेशन कर दिया। वैक्सीनेशन तो करना ही पड़ेगा। वैक्सीनेशन तो एक हमारा उद्देश्य है, जनता के बीच जाना। ये कौन सा एहसान तो नहीं कर रहे हैं आप, ये तो हमारा कर्तव्य है। वो तो वैक्सीनेशन नेसेसरी चीज था, देना है आपको। कोविड के नाम पे इतने पैसे दिए गए और कोविड में जितने लोग मरे, प्लस पोलियो अभियान में कांग्रेस को 25 साल लगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप जो कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ था आपका, आप लोगों ने जो किया, प्रधानमंत्री बिल्कुल सोचे कि नहीं बस हम लोग झाड़ फूक मंत्र मार करके ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये महामारी एक बीमारी है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड महामारी थी और आपने इस पर कोई नहीं इजाद किया, सबसे पहले भारत ने इजाद किया वैक्सीनेशन। नहीं, वैक्सीनेशन का इजाद किया, ठीक है, सब कुछ है। वैक्सीनेशन का जो प्रोसीडिंग है, उसका जो तरीका था, वो देखिए हर जगह। अभी इंग्लैंड में अब दिखाया कि वहाँ दवाई निकल गई, तो लोग जो पहले था कि पहले कोई भी जितने भी महामारी हुआ था उसके पहले दवाई निकलता था, फिर वैक्सीनेशन होता था, लोगों को विश्वास नहीं लगा। और इस वैक्सीनेशन से अभी देखिए आप जाएंगे, आप रूस चले जाइए, अन्य देशों में चले जाइए, आप देखिए वहां भी जो अभी फिर से महामारी लौट रही है। जिसने वैक्सीनेशन करा लिया तब भी, मास्क लगा हुआ तब भी, तो ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने लगवाया। चलिए, फिर भी जांच का विषय है इस पर, और लोगों को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। हम भी मैसेज दे रहे हैं, आप भी मैसेज दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये आप गिना रहे हैं कि 107 लोगों को हमने वैक्सीनेशन लगवा दिया, तो आपने बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। ये तो आपका कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा। जनता ने और जनता के पैसे, एक मिनट आलोक भाई, जनता के पैसे नहीं, जनता के पैसे पीएम केयर फंड में गए। आपके फंड में उतने पैसे हैं, आपको एमपी एमएलए जितने भी हैं लोग, जो आम जनता है, जो आम लोगों ने लोन लिया, आम लोगों का खाता, उससे पैसे कट करके पीएम केयर फंड में गया है, तो उस पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि मैंने एहसान करा दिया वैक्सीनेशन, तो करना ही पड़ेगा। पीएम एहसान शब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने, आप जो बोल रहे हैं कि मैंने करवा दिया, दैट इज, वो तो करता है कि आप एहसान कर रहे हैं, एहसान थोड़ी कर रहे हैं, आपका तो कर्तव्य है, वो करना पड़ेगा। कर्तव्य पर खरे उतरे, हमने अपना काम किया, हमने निभाया। कोई भी सरकार होती, वो कांग्रेस की होती, बीजेपी की होती, आरजेडी की होती, कम्युनिस्ट की होती, किसी को उसका कर्तव्य था, वो तो करना ही पड़ेगा। आपको 25 साल क्यों लग गए पोलियो प्लस पोलियो अभियान पूरा करने में? 25 साल क्यों लग गए? आपके पास क्या कमी थी? 25 साल नहीं लग गए, 25 साल नहीं। वो जो पोलियो का ड्रॉपिंग कब होता है? जब बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चे आज भी चल रहा है पोलियो का, ऐसा थोड़ी है। जब बच्चे पैदा होंगे तो पोलियो का उसको टीकाकरण पड़ेगा, उसको ड्रॉप पड़ेगा। सब जगह 25 साल लगे उस अभियान को पूरा करने में। ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए ठाकुर जी, 25 साल लगेंगे, क्योंकि जिस समय उस समय आप 25 साल का मतलब आप समझिए, 25 साल का मतलब कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन फेरिस्त है। आपके जितने बड़े नेता है वो सब बेल पे है। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड स्कैम में बेल पर, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड स्कैम में बेल पर, स्वर्गीय अहमद पटेल चले गए। अभी जितने आपको मैं बता रहा हूँ, अभी जितना सेंट्रलाइज घोटाला हो रहा है ना, इनअप्रोप्रिएट इनकम में, हरीश रावत एमएलए परचेज में, अभी जितना सेंट्रलाइज घोटाला हो रहा है ना, उस घोटाले को भी हम लोग जवाब देंगे। ठीक है, जनता जवाब देगी, और किसे देगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं लौटूंगी एक बार फिर से आप दोनों के पास, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की कार्य समिति की आज बैठक होने जा रही है। बैठक फिलहाल शुरू भी हो चुके हैं, चल रही है। तो दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। वत्स साहब, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आप कितना भी कह लें कि आपने ये किया वो किया, लेकिन उपचुनावों में जनता ने तो जवाब दिया ना। जनता ने बताया कि बीजेपी ने क्या किया है, और जनता ने ये भी बताया कि बीजेपी का विकल्प कौन है। क्या लगता है आपको, बीजेपी का विकल्प आपको कांग्रेस नजर आ रही है सिर्फ हिमाचल में जीत जाने से? मुझे ये, मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये उपचुनावों के नतीजे बता रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे हैं। कर्नाटका में हम सिंदगी जीते,
आसाम में हम सारी सीटें जीते, एमपी में हमने सारी सीटें जीती, एक छोड़ राजस्थान के। में आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। बिहार में हमने दोनों सीटें जीती अपने एलिस के साथ। सिर्फ मेघालय में भी हम वही स्थिति रही। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हमने सीट गंवाई है और राजस्थान में। तो हिमाचल में, हरियाणा में भी सर। इनकम्बेंसी फैक्टर, हरियाणा में तो वो एक अपवाद स्वरूप था, उसको आप जनरल इलेक्शन से मत जोड़िए। वो आप अपवाद स्वरूप लेंगे ही ना, क्योंकि किसान आंदोलन का मुद्दा था। आप बीजेपी को पता है कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी कहीं खड़ी नहीं उतरी है और किसान हर राज्य में मौजूद है। और भी जिन राज्यों में हमने चुनाव जीते हैं, क्या वहां किसान आंदोलन का मुद्दा नहीं था? वहां कैसे जीत गए? वो तो देखिए शुरू से पंजाब और हरियाणा, यहाँ के किसान ज्यादा उद्वेलित हैं, तो यहाँ पर ये फैक्टर काम कर जाता है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान का किसान तो खेती में लगा हुआ है, बम्पर पैदावार कर रहा है, अच्छी इनकम कर रहा है, खुले मार्केट में बम्पर पैदावार कर रहा है किसान, लेकिन सरकार खरीदते नजर नहीं आ रही है। ठाकुर साहब, हरियाणा के ऐलनाबाद की हम बात करें, ठीक है, हरियाणा के ऐलनाबाद की हम बात करें, वहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में जब अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद एक बार फिर से उन्हीं पर जनता ने विश्वास जताया और जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद बीजेपी पर वोट खरीद फरोख्त का भी इल्जाम लगाया था। ये चीजें हमने देखी। ऐलनाबाद की जो सीट है वो एक इकलौती ऐसी सीट है जिसने ये बता दिया है कि किसान आंदोलन कितना अभी भी उग्र है और किसान बीजेपी का विकल्प तलाश रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी विपक्षी पार्टी हो। देखिए, किसान आंदोलन बंगाल में भी जवाब मिला इनको, ममता जी के यहाँ, और अभी आने वाले समय में जो जो राज्यों में चुनाव है, अब तो उत्तर प्रदेश मेरा सामने पड़ा हुआ है, उसके बाद अभी उत्तराखंड है। उत्तराखंड तो खैर बहुत कृषि नहीं, लेकिन वहाँ भी कृषि प्रधान वो फलों की खेती वगैरह होती है। तो इन सब राज्यों में जहाँ जहाँ किसान एक्टिव है, यहाँ इनको अभी जवाब मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, लोग बहुत तबाह है, मतलब बेरोजगारी अलग चीज है, महंगाई सबसे ज्यादा हो गया। ठाकुर जी, लोगों को भोजन पे आफत है। आलोक भाई, मैं बता, जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर हमको नहीं चुनेगी तो समाजवादी को चुनेगी या कांग्रेस को चुनेगी? नहीं, ठीक है, जिसको चुने, देखिए जनता का मन है, जनता जिसको विश्वास करेगी, लेकिन बीजेपी को नहीं चुनने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको ये चिंता हो रही है कि बीजेपी को नहीं चुनेगी तो किसे चुनेगी। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प जनता तलाशने लगी है। अब जनता ये सोच रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही है, बात इतनी सी है। विकल्प तलाश रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा। लेकिन आपको तो मंथन इस बात पर होना चाहिए, अब मंथन तो इस बात पर होना चाहिए ना कि बीजेपी का विकल्प अब आने लगा है। मुस्कान जी, अभी भी उपचुनाव में 30 में 15 सीटों पे हम जीत हासिल किए हैं। 15 सीटें तो गई ना हाथ से। 15 सीटें हाथ से गई कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। सब हमारी सीटें नहीं थी उन 15 में। 5 तो थी, कुछ 5 तो थी। 5 जरूर रही होगी। रही होगी का क्या मतलब है वत्सा? 5 सीटें तो थी ना, और 5 से ज्यादा थी। और ये देखिए, ये समझने वाली बात है वत्सा। ये नहीं देख रही है कि 7 साल में कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं पैदा हुआ। आप ये नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से 2014-2019 में जब उपचुनाव हुए थे, जो उस समय में किस तरीके से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, और आज वो बहुमत कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं। ठाकुर साहब, आप ही के पास आऊंगी इस सवाल के साथ। निश्चित तौर पर इस चीज को मानिए कि जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे, वहाँ बीजेपी मोदी जी के मानना आपको पड़ेगा। मंथन की जरूरत आपको है वत्सा, आपको, कांग्रेस को, तमाम पार्टियों को मंथन की जरूरत है। स्थितियां देखकर भी आप नहीं भाप पा रहे हैं, तो ये आप ही की कमी है। कांग्रेस के बारे में तो ममता दीदी ने खुद कहा कि कांग्रेस की ढुलमुल नीति से कुछ नहीं होने वाला है राष्ट्रीय स्तर पर। आप खुद ही देख लीजिए, कांग्रेस के बारे में तो ममता दीदी ने कह दिया, बीजेपी के बारे में कौन क्या कह रहा है आपको मतलब ही नहीं है उससे। आप अपनी बात करें ना। बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है। हमारे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड होता है तो कोई उथल पुथल नहीं होता है। पंजाब में ये कहने की बातें हैं सर, ये कहने की बातें हैं। जनता ने उपचुनावों में जवाब दे दिया है। सेमीफाइनल के तौर पर जो उपचुनाव देखे जा रहे थे, उसमें जनता ने जवाब दे दिया है। ठाकुर साहब, जनता जवाब आपको भी दे सकती है अगर बीजेपी को दिया है। जनता ने जवाब दिया है तो हम उसको मंथन करेंगे और जहाँ भी कमजोरी है उसको ठीक करेंगे। ठीक है ठाकुर साहब। मुस्कान जी, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। ममता जी एक महिला है,
और बंगाल जब चुनाव हो रहा था उनकी भाषा आप सुन रहे थे, दीदी ये बार चले जावे, 2 मई के चले जावे दीदी। अरे ये कमेंट था, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। ये कोई छुट भैया नेता ऐसा कर सकता है? मतलब प्रधानमंत्री की भाषा और शैली में इतनी अंतर, मतलब एक बच्चे जैसा कभी कभी राजनीति काम को हमको नहीं समझ में आया कि किस टाइप के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है कि हर जगह ये राजनीति को सोना निकालने लगते हैं तो वो बचकानिया स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, देखिए प्रधानमंत्री हैं इस देश का, प्रधानमंत्री की गरिमा होनी चाहिए, इस ढंग की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने राष्ट्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल की है। कोई देखिए कुछ भी नहीं है, ये सब मैनेजमेंट है आलोक भाई, ये सब मैनेजमेंट है। इनको गद्दी से उतरने के बाद जनता जवाब देगी। मैं बता रहा हूँ, अभी 2024 आने दीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। आने वाले क्योंकि ये प्रधानमंत्री देखिए कुछ देखिए, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी विदेश से, इंग्लैंड से आई थी। आज हम देश के प्राइवेट कंपनियों के हाथों गुलाम होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना इस देश का, प्रजातंत्र का गला घोंट दिया गया है। मैं बार बार लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र का गला इस मोदी सरकार ने घोंट दिया। सरकारी संस्थानों को जिस संस्थानों को आलोक भाई, जिस संस्थान को कांग्रेस ने बनाया, 70 साल में उन्हें बनाया और आपने उसको बेचने का काम किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जनता इसका जवाब देगी आपको। आप उस संस्था का नाम गिना दें जिसको आपने बनाया, और ये भी बता दें कि उसको प्रॉफिट में कितने दिन चलाया। प्रॉफिट में आप कौन सा प्रॉफिट में चला दिए? आप तो बेच दिए जी, आप उसको प्रॉफिट में लाए क्यों नहीं? आप कांग्रेस ने क्या किया वो ये पूछ रहे हैं आपसे ठाकुर साहब? नहीं, कांग्रेस तो सब कुछ कांग्रेस ने क्या प्रॉफिट, कांग्रेस क्या प्रॉफिट में लेके आई? बीजेपी ने तो जो किया चलो किया, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस रेल हमेशा प्रॉफिट में रहा, रेल कभी घाटे में नहीं रहा। एयर इंडिया हर महीने गवर्नमेंट को इसको फाइनेंस करना पड़ रहा था चलाने के लिए। तो ऐसी कंपनियों से क्या फायदा जो बिल्कुल लॉस में चल रही हो? तो आप चलाने की कोशिश तो की जा रही थी ना, आप तो बेच ही रहे हैं तमाम चीजें। चलाने की कोशिश तो कांग्रेस के टाइम में हो रही थी। आप तो बेचने पे स्वामित्व हमारा रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम स्वामित्व क्या? एक बात बताइए मुस्कान जी, मैं इनको भाई साहब को बताना चाहता हूँ, आलोक जी को, कि आप ये देखिए कि जितना भी आप एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट 10,000 करोड़ लगवाते हैं उसमें और 5,000 करोड़ में बेच देते हैं। क्या स्वामित्व आपके पास रह गया? और स्वामित्व की बात कर रहे हैं वत्स साहब, अभी जो एयर इंडिया को बेचा गया है, आप मुझे ये बताइए कि उसके बाद क्या किया? टाटा ग्रुप ने कह दिया ना कि जो फाइनेंशियल हमारा डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय है, उसको कहा ना ये बात, मंत्रालय को साफ कह दिया कि अब आपके जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको मुफ्त में सेवाएं नहीं दी जाएगी। पहले उनको पूरा अपना क्लियर करना होगा पीछे का, उसके बाद जो बकाया उनका उसको क्लियर करने के बाद ही वो यात्रा कर पाएंगे। कह दिया ना, क्या स्वामित्व रहा, क्या रहा? देखिए, ये मैनेजमेंट के तहत आती हैं चीजें। अगर इन सब चीजों से लॉस हो रहा है तो इसको कट करना पड़ता है। लॉस हो, आप एक बात बताइए, यहाँ पे स्वामित्व की बात मत कीजिए। अगर आप ये चीजें कहते हैं ना, स्वामित्व की बात करते हैं, तो स्वामित्व होना भी चाहिए। फ्री यात्राएं करने के जो लोग आदी हो गए थे, जिसके कारण भाई साहब वो आदी भी बीजेपी के ही होंगे ना, वो आदी भी तो बीजेपी के ही होंगे। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के ही अगर सरकार में मंत्री है या सरकार में कांग्रेस के अधिकारी जो हैं वो सिर्फ वही जाएंगे, सरकारी तो बीजेपी की भी होगी। कटौती सब पे लागू होगा, समान रूप से लागू होगा, चाहे वो हमारे लोग हो या दूसरे लोग हो, लेकिन हमें कंपनी को प्रॉफिट में लाना है। इसलिए हम इस तरीके से आप क्या प्रॉफिट में लाएंगे? आपका क्या पैसे रह जाएंगे? देश कंगाल हो रहा है। ठाकुर साहब, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी, समय की कमी। नहीं, लाल किला, ताजमहल, ये सब जितने भी हमारी पुरातत्व विभाग की हमारी विरासत है, उसको इन्होंने प्राइवेट लोगों को दे दिया। रेल प्राइवेट करते जा रहे हैं, सेल प्राइवेट करते जा रहे हैं, 5 महारत्न कंपनियां उसको प्राइवेट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसको बैंक को प्राइवेट की ओर ले जा रहे हैं। सारे बैंक नेशनलाइज है जितने भी, उसको लास्ट में ले जा करके सबको निजीकरण करते जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। जनता इसकी जवाब देगी आलोक भाई, आप इंतजार करें। आप उस बैंक का नाम बताइए, निजीकरण कर दिया है सरकार ने। निजीकरण नहीं किया, निजीकरण बैंकों को आप नहीं,
आप नेशनलाइज बैंक को बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, और निजीकरण बैंक को खोल रहे हैं, तो ये निजीकरण ही तो हो गया ना। मर्ज उसके कारगर क्षमता को, उसके कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, तो फिर उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, तो फिर नए बैंक जो प्राइवेट बैंक है उसको क्यों आगे खोल रहे हैं? तो बेचा नहीं जा रहा है। नहीं, बेचा नहीं जा, मर्ज करने का मतलब क्या है? आप आदमी को घटा रहे हैं वहां से, और नया बैंक जो है बंधन बैंक वगैरह वगैरह वो सब बैंक को खोल रहे हैं। इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? ये सब चीजें दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। कोई दुरुस्त नहीं है, ये तो बर्बाद कर रहे हैं सुमंत साहब और ठाकुर साहब, मेरी तो आप दोनों को एक ही बात है। देखिए, जनता ना दोनों को देख रही है, जनता बीजेपी को भी देख रही है, जनता कांग्रेस को भी देख रही है। और ये आप मान लीजिए कि आप दोनों ही पार्टियां जो है वो देश के हित में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं है जिस पर जनता आपको वोट दे सके। ये मानना पड़ेगा आपको वत्स साहब। ये जो निजीकरण की तमाम चीजें हैं ना, इस पर जनता आपको जवाब देगी आगे आगामी विधानसभा चुनावों में। और अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाई गई तो कांग्रेस को भी जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चुनावों पर चिंतन आज हो रहा है, चिंतन पर मंथन। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों पर अब से जो मंथन होने लगा है, किस तरीके के समीकरण बनते नजर आएंगे।